हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने इसके पहले 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है वो जानेंगे और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी जानेंगे। ठीक, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वो आधारित है अभाज्य संख्याओं को लेकर के और या भाज्य संख्याओं को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसके पहले वाली कक्षाओं में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम आज फिर से अभाज्य संख्याओं के बारे में और भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती। अभाज्य संख्याएं किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और या एक से डिवाइड होती है। कहने का मतलब यह है उसके दो ही फैक्टर होंगे। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इसके बाद है 3, इसके बाद है 5, इसके बाद है 7, इसके बाद है 11। ठीक, तो ये संख्याएं जो सामने लिखी हैं ये अभाज्य हैं। अभाज्य इसलिए हैं क्योंकि इसके अगर फैक्टर करेंगे तो केवल 2 आएगा और 1 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा और 1 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं आएंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे। इसलिए इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो है वो है 2। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याओं के बारे में ये बताया गया है कि भाज्य संख्याओं में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मतलब वो जो है अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो सकती है, जैसे कि 4, 6, 8। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बच गई वो सभी भाज्य में जाएंगी। 4, 8 हो गया, इसके बाद 9 भी है, ठीक है, और 10 भी है। इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 भी होगा और 2 भी हो सकते हैं और 4 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। ये 3 फैक्टर इसके हैं। इसके फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे, 1, 3 और 1 होगा, 3 होगा और 2 भी होगा। 2 से भी 1 विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से तो हो ही जाएगा। इस तरह से इसके 4 फैक्टर आए। इसके 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और इसके 8 फैक्टर होंगे। ये सब हम लोग जानते हैं। इस तरह से अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे परिभाषा दिख भी रही होगी कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में हमको ये लिखना होता है कि ऐसा नंबर जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और या 1 से विभाजित हों, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, 1 से विभाजित हो जाती हैं, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, तो ये हम भाज्य और अभाज्य जान गए। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे गुणनखंड की। छोटी कक्षाओं में भाग विधि से और या गुणनखंड वृक्ष विधि से हमने गुणनखंड करना जरूर सीखा होगा। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 3780। ठीक, इसके जो हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो प्रमेय है उसमें भी गुणनखंड हमको करना सीख पड़ेगा। इसमें हमने क्या कर लिया, सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है उससे हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटा है उससे शुरुआत करते हैं। तो 2 की टेबल लगाएंगे, 3 भी लगेगी, 1 बार लगेगा, 2 एकम 2, फिर कितना आएगा 17, 8 बार 2 8 16, फिर कितना आएगा 1, फिर 9 बार और ये 0। इस तरह से भाग लगाएंगे। ये फिर से लगाएंगे टेबल, 2 9 18 और ये कितना आएगा 9 में लगाएंगे टेबल तो आ जाएगा 2 चक्कू 8 2। ठीक, इस तरह से। अब हमने देखा है ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने 3 से लगा दिया। 3 3 9, 3 एकम 3 15, 3 एकम 3, इसमें 0 लगा के। ठीक, इस तरह से हम लोग भाग कर लेंगे। 3 3 9 3 5 15। फिर कितना आया 5 से कर लिया और फिर कितना आया 7 से कर लिया। ठीक, इस तरह से हमने 3780 ये जो फैक्टर कर लिए वो आ गए 2 2
3 3 3 5 और 7। ठीक, इस तरह के 37 80 के हमारे पास फैक्टर इतने आ गए। ये सारे के सारे फैक्टर जो आए हैं ये कैसे हैं, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। ठीक, ये तो हो गया भाग विधि। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हमारी बुक में एक वृक्ष मेथड, वृक्ष गुणनखंड, ट्री मेथड, ट्री फैक्टर उसको मेथड भी बोला जाता है, उससे भी गुणनखंड किया जा सकता है। उसका गुणनखंड कुछ इस तरह से होता है, जैसे 120 के गुणनखंड करने हैं हमको, तो हमको क्या करना होगा, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है उससे इसको भाग करना होगा। तो जो भाग जिससे करेंगे वो इधर लिखेंगे और जो भाग करने पर आएगा वो इधर लिखा जाएगा। वो कितना आएगा, 60। ठीक, ये ट्री मेथड है। फिर क्या अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 60। अब 60 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 2 से फिर से डिवाइड कर लिया। ठीक, डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा वो क्या करेंगे, उसको हम इस यहाँ पे इधर लिखेंगे। तो हमने देखा अभी ये 30 जो है वो एक बार और डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसका डिवाइड फिर से कराया 2 से, उसको इधर लिखा। अब इधर कितना आएगा, 50। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इससे होगा, ये 3 से होगा, तो हमने 3 से डिवाइड करा दिया। ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक, अब कितना इससे करा लें, 5 से ही होगा। 5 जो होगा वो 5 से ही होगा, इसका भाग कराने पर 1 आएगा। लास्ट में तब तक भाग कराते रहना जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। यहाँ पे 1 आ गया है। अब हमारा जो गुणनखंड करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। और इसके जो फैक्टर आए हैं 120 के, वो कितने आए हैं, 2 2 2 3 5, 2 × 2 × 2 × 3 5। ठीक, जो नंबर 1 से ज़्यादा बार आए उसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात यहाँ पे कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया है। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, अब अंकगणित प्रमेय की अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इस पर स्टेटमेंट लिख लेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद में इसकी व्याख्या करेंगे कि क्या है ये आधारभूत प्रमेय। इस तरह से ये प्रमेय का स्टेटमेंट, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक, तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, अब हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और गुणनखंड, ये तीनों बातों के बारे में अभी हमने बताया है और ये सबको पता चल गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य क्या होता है, उसका गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है, इसमें तो सिंपल सी बात ये कही गई है। हम जानते भी हैं कि भाज्य संख्या जो होगी वो 1 से अलावा अपने आप से और किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो विभाजित होने के बाद में जो फैक्टर आएंगे, जो गुणनखंड आएंगे, ठीक है, उनको हम गुणनफल के रूप में, उसी संख्या को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे हमने मान लिया अभी जो एग्जाम्पल लिया था 120, ठीक है, ये जो नंबर है ये भाज्य है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और किसी अन्य नंबर से, और या 120 से तो हो ही जाएगा। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2 60, 3 5 पर जाएगा 5। ठीक, इस तरह से फैक्टर आएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, या 24 और 5, तो 120 के फैक्टर कितने आए हैं, 120 के फैक्टर आए 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, तो इतने हमने कर लिए। और इसमें जो है हमने अभी पहली लाइन पढ़ी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने देख भी लिया कि एक अभाज्य संख्या थी और इसको हमने
अभाज्य संख्याओं के, ये कैसे नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त भी हमने करके देख लिया। ठीक, तो पहली लाइन का तो मतलब हम समझ गए होंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसके अगली जो लाइन लिखी है इसका मतलब भी समझेंगे। इसमें क्या लिखा है कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है, ये अद्वितीय शब्द का क्या मतलब हुआ, इसमें हमको ये भी इसमें समझना है कि ये अद्वितीय क्यों लिखा है। अद्वितीय शब्द के मतलब की बात करें तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इसमें क्या है, इसका यूज इसमें क्या है, इसमें है कि इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो अभाज्य संख्या होगी उसके जो गुणनखंड होंगे वो किसी भी विधि से निकाले गए हों। जैसे हमने यहाँ पे भाग विधि से निकाल लिए, किसी बच्चे ने अगर वृक्ष वाले मेथड से निकाला होगा या किसी अन्य मेथड से निकाला होगा तो भी गुणनखंड यही आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि गुणनखंड निकालने की विधि आप कोई भी अपनाएं लेकिन गुणनखंड एक जैसे ही होंगे। 120 के गुणनखंड बच्चा निकालेगा तो 3 बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा और एक बार 5 आएगा। ये है इसका मतलब। इस तरह से कोई अन्य नंबर भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 125। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 5, 5 और 5। इसके अलावा कोई फैक्टर आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएंगे, हम चाहे जिस विधि से फैक्टर इसके करें। तो यही है इसका मतलब कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अच्छा, एक चीज और, इसमें आने वाले क्रम के बिना, क्रम का क्या मतलब है, ठीक है, ये भी हम इसमें समझ रहे। क्रम का मतलब ये है कि वो जो गुणनखंड होंगे, जैसे कि हमने इसको हटा दिया, किसी बच्चे ने गुणनखंड क्या कर लिए, इसी के गुणनखंड क्या कर लिए, 5, 3, 2, 2, 2 कर लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये गुणनखंड अलग अलग तरह के हो गए। क्रम अगर बदल जाएगा तो भी इनका जो गुणनफल होगा वो रहेगा तो इन नंबर के बराबर ही। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई है कि आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम कोई भी हो सकता है लेकिन जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे, वो कोई दूसरे प्रकार के नहीं होंगे। ये नहीं कह सकते कि ये जो गुणनखंड है ये दूसरे प्रकार के हैं और ये वाले गुणनखंड जो है वो किसी दूसरे प्रकार के हैं, ये नहीं कह सकते। क्रम अगर हम और बदल दें, 3, 5, इसको इधर कर लें, ये 2, 2, 2 इधर इस तरह से लिख दें, तब भी ये गुणनखंड है इसी के 120 के ही नहीं। ठीक है, ये है इसका मतलब कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना मतलब क्रम कोई भी हो सकता है, क्रम कोई भी हो सकता है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे और ये एग्जाम्पल इसी में लिख लीजिए और इसके बाद में इसके जो अनुप्रयोग हैं, अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग पे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज कराएंगे। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए और उसके बाद में ये एग्जाम्पल भी आपको कॉपी पे नीचे